कहानी शुरू होती है एक धमाकेदार फुटबॉल मैच के साथ। ये फुटबॉल एसोसिएशन कप टूर्नामेंट का एक बड़ा मुकाबला है। एक कमजोर टीम एक तगड़ी टीम को कड़ी टक्कर दे रही होती है और इनके प्लेयर्स की स्किल्स देखने लायक हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की। लेकिन सबसे ज्यादा नजर एक लेजेंडरी प्लेयर पर थी जिसे लोग जायंट स्लेयर के नाम से जानते हैं। उसने पहले भी नामुमकिन जीत हासिल की है और आज फिर सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। मैच अपनी जगह चल रहा था, लेकिन कहानी का रुख जापान की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ एक फुटबॉल क्लब के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था और पास ही कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। एक बॉल गलती से रास्ते से गुजर रहे एक आदमी के पास आ जाती है। जब वो देखता है कि ये लड़के ईस्ट टोक्यो यूनाइटेड एकेडमी यानी ETU से हैं, तो वो उनके पास बैठ जाता है और उनकी टीम के बारे में बात करने लगता है। लड़के बताते हैं कि ETU की हालत अच्छी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस हमेशा ही वीक रहा है और बार बार कोचेस चेंज होने से टीम और भी गिरती गई। ये सुनकर वो आदमी अपने इरादे बताता है। वो ETU को एक मजबूत और कॉम्पिटिटिव टीम बनाना चाहता है। इस बीच क्लब मैनेजमेंट में हंगामा मचा हुआ था। सबको टेंशन थी कि टीम के इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। गोटो जो एक सीनियर लीडर है, सबको शांत करता है और एक सॉल्यूशन देता है कि क्लब को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो पूरा गेम बदल दे, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तात्सुमी है, जो उनका पुराना कोच था। आगे तात्सुमी बिना किसी वार्निंग के ग्रांड एंट्री मारता है, लेकिन कुछ लोग तात्सुमी को देखकर खुश नहीं थे। नागाटा जो क्लब का वाइस प्रेसिडेंट है, गुस्से से फट रहा होता है। वो तात्सुमी पर इल्जाम लगाता है कि उसने 10 साल पहले क्लब को धोखा दिया था। थोड़ी बहस होने के बाद आखिरकार डिसाइड हो जाता है कि तात्सुमी वापस हेड कोच बनेगा। अब बहुत लोगों को उम्मीद थी कि वो ETU को दोबारा ऊपर तक ले जाएगा। तात्सुमी खुद भी अपने पास्ट को याद कर रहा था। एक ऐसा मैच जिसमें एक तरफ प्लेयर जीत की खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ मैयत चल रही थी। 10 साल पहले ETU छोड़ने के बाद तात्सुमी इंग्लैंड गया था। वहाँ वो एक नई टीम बनाता है, उनको ट्रेन करता है और फॉल कप जीतने तक ले जाता है। अब वो वापस इसीलिए आया है क्योंकि वो तैयार है। वो ETU के साथ वही सक्सेस दोबारा रिपीट करना चाहता है। उसी शाम एक लड़का कोटा एक छुपा हुआ सच ढूंढ निकालता है। जिस प्लेयर की उसके पापा सबसे ज्यादा इज्जत करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि तात्सुमी ही है। अब फैंस 2 ग्रुप में बढ़ चुके थे। कुछ तात्सुमी की वापसी से खुश थे तो कुछ गुस्सा थे, जबकि तात्सुमी बिना किसी दिक्कत के काम में लगा हुआ था। पूरी रात वो मैच के रिकॉर्डिंग एनालाइज करता है और नई स्ट्रेटेजी बनाता है ताकि टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। अगले दिन स्टेडियम के बाहर बवाल मच गया। बहुत सारे सपोर्टर्स तात्सुमी के वापस आने के विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि तात्सुमी ने टीम को बेच दिया था और टीम विदेशी मालिकों के हाथ चली गई, जिस वजह से ETU का डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन मिरोकोशी जो कि एक सीनियर प्लेयर है और जब से तात्सुमी टीम छोड़कर गया था तब से उसने टीम को जोड़कर रखा हुआ है। वो क्राउड को हैंडल करने आता है, जबकि तात्सुमी एक्शन में आने की तैयारी कर रहा था। वो आज अपनी असिस्टेंट यूरी को एक ट्रेनिंग प्लान देता है और यूरी तुरंत ही वो प्लान सभी प्लेयर्स के साथ शेयर कर देती है। प्लान सिंपल था, हर एक प्लेयर का 30 मीटर स्प्रिंट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही ये टेस्ट शुरू हुआ वैसे ही सीनियर प्लेयर इसको फालतू समझने लग जाते हैं, खासकर मुरोकोशी जो कि तात्सुमी के जाने के बाद से उससे गुस्सा है। पर सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होती हैं और मात्सुबुरा सबको रिकॉर्ड करता है। तभी एक नया प्लेयर शुबाकी सबको शॉक कर देता है। उसकी स्पीड एक चीता की तरह थी और उसने आसानी से एक्सपीरियंस्ड मिरोकोशी को पीछे छोड़ दिया था। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। आगे तात्सुमी वापस आता है और इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम तात्सुमी टाकेशी है, मैं 35 साल का हूँ और मैं तुम्हारा नया कोच हूँ। वो बिना वक्त गवाए सभी के स्प्रिंट स्टैटिस्टिक्स देखने लग जाता है और एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। वो सीनियर्स और जूनियर्स टीम को 2 ग्रुप में बांट देगा और जूनियर प्लेयर्स मेन टीम का हिस्सा होंगे। ये सुनकर सीनियर प्लेयर भड़क जाते हैं और तुरंत इसका विरोध करने लगते हैं, लेकिन तात्सुमी इसके लिए रेडी था और तैयार भी। वो उनको एक चैलेंज देता है। जूनियर और सीनियर के ग्रुप आपस में भिड़ेंगे और अगर सीनियर वाला ग्रुप जीत जाता है तो तात्सुमी अपने फैसले पर विचार दोबारा करेगा। वो उनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए 15 मिनट्स देता है और जूनियर टीम को लीड करने का फैसला करता है। तात्सुमी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। तात्सुमी यंगर प्लेयर को मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है और चैलेंज के लिए रेडी भी करता है। मैच में शुबाकी को मिरोकोशी पर नजर रखने का काम दिया जाता है। जैसे ही मिरोकोशी बॉल पकड़ता है, शुबाकी उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है और गिर जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो तुरंत खड़ा होता है और पूरी एनर्जी से फिर से खेलने लग जाता है। मैच में जूनियर प्लेयर्स गजब का गेम खेल रहे होते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल का होता है। वो बॉल एक दूसरे को अच्छे से पास करते रहते हैं जब तक कि बॉल सोबाकी तक न पहुंच जाए। मिरोकोशी का प्रेशर सोबाकी के ऊपर बढ़ने लगता है। ऊपर से जूनियर टीम भी सोबाकी पर डिपेंड हो रही होती है जो कि स्पीड में माहिर है और तात्सुमी की ये वन टच स्ट्रेटजी धीरे धीरे शेप लेने लग जाती है। पहले 30 मिनट्स खत्म होते हैं और एक नए एरा का आगाज होता है। एक नई स्ट्रेटजी, एक नई टीम। मिरोकोशी की टीम धीरे धीरे टूटने लगती है और एग्जॉस्टेड भी हो जाती है। तात्सुमी के प्लेयर्स ज्यादा डिसिप्लिन्ड और स्टेमिना वाले थे जो गेम पर क्लियर दिख रहा था। तात्सुमी ने अपनी टीम बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट की थी, ऐसे प्लेयर्स जो मैच के एंड तक अपना पेस मेंटेन कर सके। उसने स्प्रिंट रिजल्ट्स एनालाइज करके वही प्लेयर्स चुने थे जो स्टार्टिंग और एंडिंग रन में लगभग सेम स्पीड रख सके। जब मैच आगे बढ़ता है तो मिरोकोशी को एहसास होने लगता है कि उसकी टीम तात्सुमी के प्लेयर्स की एनर्जी और स्पीड के सामने नहीं टिक पाएगी। अब ये कोई मैच नहीं होता है बल्कि दो लोगों की आइडियोलॉजी का टकराव होता है। मिरोकोशी सोबाकी को रोकने की कोशिश करता है और वो आसानी से डिफेंडर्स को क्रॉस करके पेनल्टी एरिया तक पहुंचता है और एक परफेक्ट पास करता है जो कि गोल हो जाता है। यही मूवमेंट यंगर टीम की डोमिनेंस प्रूव करने के लिए काफी थी। रेफरी की विसल के साथ तात्सुमी का यूनिक स्ट्रेटजिक कोचिंग स्टाइल अब सभी के सामने था, पर इस जीत के साथ नए सवाल भी उठने लगते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जब सब तात्सुमी की स्ट्रेटजी और टीम फ्यूचर पर डिस्कशन कर रहे थे तब वो एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट करता है कि मिरोकोशी को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। ये बात सबको शॉक करती है, खासकर मिरोकोशी को जो पिछले 10 साल से टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। मिरोकोशी भी गुस्से में आ जाता है और तात्सुमी पर इल्जाम लगाने लगता है कि जब टीम को तात्सुमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने सबको छोड़ दिया था, जबकि मिरोकोशी फाइट करता रहा। तात्सुमी बहुत ही शांत रहकर जवाब देता है कि उसके हिसाब से लीडरशिप का चेंज होना जरूरी है। जो हुआ कोई सजा नहीं थी बल्कि नए प्लेयर्स को जिम्मेदारी देने का एक नया तरीका था। अगर टीम को आगे बढ़ना है तो नए लोगों को भी इम्पोर्टेंट रोल्स मिलने चाहिए। तात्सुमी नए प्लेयर्स को मेन पोजीशन देता है जबकि सीनियर प्लेयर्स को बेंच पर बैठा देता है। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल था और कई लोग आज भी तात्सुमी को टीम के डाउनफॉल का कारण समझते हैं। इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी तात्सुमी को विश्वास था कि उसका फैसला सही होगा और उसकी टीम सक्सेसफुल बनेगी। आगे टीम एक इंटेंस ट्रेनिंग कैंप के लिए पहुंचती है जहां ठंडी हवा और ठंड से जमा देने वाला मौसम था। इसी बीच कुछ प्लेयर्स जैसे कुरोडा और सूजी इस नए ट्रेनिंग स्टाइल से नाराज दिख रहे होते हैं और वो लोग ओपनली अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। इस टेंशन को देखकर तात्सुमी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है जिसमें सबको एक शॉकिंग अपडेट मिलती है कि अब से ट्रेनिंग का कंट्रोल और प्रोग्रेस उन्हीं के हाथ में होगी। ये अप्रोच प्लेयर को उन्हें स्कूल डेज की याद दिलाता है जब उन्हें खुद अपनी डिसिप्लिन और मोटिवेशन का ध्यान रखना पड़ता था। तात्सुमी का मानना था कि अगर प्लेयर्स को प्रोफेशनल बनना है तो उन्हें अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आगे तात्सुमी उन्हें एक हैवी ट्रेनिंग बॉल देता है जो इतनी भारी थी कि वो उसे कैनन बॉल के नाम से बुलाता है और वो फील्ड से जाते वक्त मिरोकोशी के लिए एक और स्ट्रिक्ट रूल सेट करके जाता है और रूल होता है कि वो किसी भी प्लेयर को गाइड नहीं करेगा क्योंकि अब वो कैप्टन नहीं है। मिरोकोशी के लिए ये एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सालों तक वो कैप्टन था और टीम को जोड़कर रखा हुआ था। अब तात्सुमी चाहता है कि वो पीछे हटे और दूसरों को लीड लेने दे। फ्रस्ट्रेटेड होने के बावजूद भी मिरोकोशी को एहसास होता है कि एक मौका है खुद को ग्रो करने का और टीम को अपनी अहमियत बताने का। ट्रेनिंग के दौरान कुछ प्लेयर्स छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिस वजह से माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। जबकि तात्सुमी साइड लाइंस पे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। वो देखना चाहता था कि टीम मेंबर्स एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुरोडा सबको उसे फॉलो करने के लिए फोर्स करता है और आकासाकी के ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करने की सलाह देता है। प्लेयर्स गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम इंचार्ज नहीं हो तो अपना काम करो जाके, और वैसे भी हम हमेशा वही प्लान के हिसाब से ट्रेन करते आए हैं। आगे आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगता है और इससे पहले की फाइट और बिगड़ती मिरोकोशी बीच में आता है और सबको शांत करा देता है। तात्सुमी ये सब देखकर सेटिस्फाइड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो तात्सुमी बस इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। बिना कुछ बोले तात्सुमी फील्ड पर आता है और सारे बॉल्स हटा देता है, सिर्फ एक बॉल छोड़ देता है। वो अब उसी बॉल को यूज करके सभी प्लेयर्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है ताकि उनका ध्यान टीम वर्क पे फोकस हो सके। आकासाकी जो अब भी अनॉयड है वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि एक बार फिर से वही जूनियर्स और सीनियर्स मैच हो जाए ताकि डिसाइड हो सके कि कौन सा मेथड बेटर है। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है एक नया बंदा आता है और सब तुरंत चुप हो जाते हैं
इसका नाम लुइजी है, जो एक इटालियन प्लेयर है। खुद को द प्रिंस बुलाता है। वो सिर्फ तब ट्रेन करता है जब उसका मन होता है और उसकी प्रेजेंस सबको शांत कर देती है। उसकी टीम पे डोमिनेंस क्लियरली दिख रही थी। शाम को गोडो एक मीटिंग बुलाता है ताकि प्लेयर्स ओपनिंग मैच के लिए रेडी हो सके। पहला अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि लीग के लास्ट टाइम चैंपियंस थे। ये सुनते ही ईटीयू के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह लुइजी ट्रेनिंग फील्ड पर आता है, जो कि एक रेयर सीन था। तात्सुमी सीधा उसके पास जाता है और उसको उसके असली नाम लुइजी से बुलाता है। लुइजी कहता है कि मुझे प्रिंस कहकर बुलाओ, जिस पर तात्सुमी कामली कहता है, मैं तुम्हें प्रिंस तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक तुम इस टाइटल को डिजर्व नहीं करोगे। इसीलिए तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम ये डिजर्व करते हो। तात्सुमी ये भी कह देता है कि अगर लुइजी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो तात्सुमी बिना सोचे उसकी प्रेस्टिजियस नंबर 10 जर्सी ले लेगा। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण लुइजी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तात्सुमी लुइजी की स्किल्स टेस्ट करने के लिए उसे एक छोटी टीम का लीडर बनाता है। उसे अपने 2 टीममेट्स को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करना है ताकि हर अपॉर्चुनिटी पर वो उसको पास करे। तात्सुमी समझाता है कि वो तुम्हारी मूव्स को फॉलो करेंगे और ओपनिंग क्रिएट कर तुम्हें बॉल देंगे। चुने गए प्लेयर्स होते हैं सुबाकी और कुरोडा। लुइजी का प्लान सिंपल था, सुबाकी रन करेगा और टारगेट बनेगा, जबकि आकासाकी ऑब्जर्व करेगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। लुइजी जो इस फॉर्मेशन का सेंटर है, उसका काम है कि प्लेज को डायरेक्ट करना और अटैक लीड करना। एक इंप्रेसिव मूवमेंट में लुइजी बॉल फ्लॉलेसली कंट्रोल करता है और एफर्टलेसली मिरोकुशी को ड्रिबल करते हुए अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाता है और आगे वो एक चौका देने वाला शॉट मारता है जो कि सीधा गोल में जाके गिरता है। इसे देख फील्ड पर हर कोई स्पीचलेस रह जाता है और इसी चीज से लुइजी सबको दिखाता है कि वो अपने आप को प्रिंस क्यों बुलाता है। आखिरकार ओपनिंग मैच आ ही जाता है, जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। ईटीयू टीम का सामना टोक्यो विक्ट्री से होने वाला है, जो पिछले 2 साल से लीग चैंपियन बने हुए हैं। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर खतरनाक है। फैंस जोर जोर से चीयर कर रहे थे, लेकिन ईटीयू टीम के कुछ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि तात्सुमी के अनकन्वेंशनल मेथड्स ने डाउट्स क्रिएट कर दिए थे और प्लेयर्स सोच रहे थे कि क्या वो सच में इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के लिए तैयार हैं। जैसे ही टीम मैच के लिए लाइनअप करती है, कुछ प्लेयर्स तात्सुमी के अप्रोच पर सहमत नहीं होते और उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस पर तात्सुमी मुस्कुराकर बोलता है कि उसे ऐसे चैलेंजेस का मजा आता है जो एक्सपेक्टेशन से बड़े होते हैं। इसीलिए प्लान पर टिके रहो और मैं इंश्योर करूंगा कि हम कम से कम एक ड्रॉ सिक्योर कर लें, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो लुइजी को टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। दूसरी साइड टोक्यो विक्ट्री का कोच तात्सुमी का लीग में वापस देखकर उसका स्वागत करता है, पर यह भी क्लियर करता है कि ये मैच जीतना आसान नहीं होगा। सुबाकी जो अभी भी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड है, वो एंशियस लग रहा था, जो टीम की टेंशन और बढ़ा रहा था, पर तात्सुमी बहुत ही शांत और फोकस दिखता है। वो ईटीयू को चैंपियंस के अगेंस्ट प्रूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गेम शुरू होता है। सारी नजरें द प्रिंस लुइजी पर थी, जो फील्ड का सबसे बड़ा डेंजर माना जा रहा था। माचिडा जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो एक लंबी पास डिलीवर करता है जो डेंजरस लग रही थी, पर क्रोडा लास्ट मोमेंट पर उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, जिससे अब टीम को जल्दी रिकवर करना था और फोकस मेंटेन रखना था। तात्सुमी की स्ट्रेटजी सिंपल थी कि हर पास को लुइजी तक पहुंचाना है और अपोनेंट्स के लिए लुइजी को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो आसानी से टाइट डिफेंस को तोड़ देता है और बॉल अपने आसपास ही रखता है। लुइजी एक तरफ जाने का नाटक करके डिफेंडर्स को कंफ्यूज कर देता है और बॉल को राइट विंग पर पास कर देता है। बॉल सुबाकी के पास आती है, जिसकी स्पीड ने डिफेंडर्स को हिला कर रख दिया है। वो पेनल्टी एरिया की तरफ तेजी से भागता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो शूट करने वाला है, पर वो बॉल आकासाकी को पास कर देता है। आकासाकी बॉल जोर से स्ट्राइक करता है, पर गोल नहीं होता, लेकिन टीम वर्क इंप्रेसिव था और उनकी कोऑर्डिनेशन देखकर ओपोनेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। सुबाकी अपनी स्पीड और गेम को पढ़ने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, पर एक पुराने इंसिडेंट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसने लोगों को डिसअपॉइंट किया है जो उस पर भरोसा करते थे। तात्सुमी ने उसमें ये चीज नोटिस की थी और वो उसको मोटिवेशन लेक्चर देता है और कहता है कि अपना पूरा जोर लगा दो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इनकरेज होने के बाद सुबाकी आगे बढ़ जाता है। माचिडा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। उसने बहुत ही स्किलफुली उसका डिफेंस तोड़ दिया था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, बॉल वापस लुइजी के पास आती
आती है। लुइजी शार्प और प्रिसाइज शॉट मारकर एक गोल सिक्योर कर देता है। गोल देखकर अपोनेंट हिल जाते हैं और लुइजी को एक मेन प्लेयर के रूप में भी देखते हैं। राइवल कोच तुरंत अपनी टैक्टिक्स एडजस्ट करता है ताकि वो तात्सुमी की स्ट्रेटजी को काउंटर कर सके। मैच और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू होता है। अब सोबाकी को अपोनेंट से काफी रफ चैलेंजेस मिलने लगते हैं और माचिडा का फाउल इतना सीरियस था कि उसे येलो कार्ड मिल जाता है। अब एक फ्री किक दी जाती है जो माचिडा ले लेता है। ईटीयू टीम डिफेंड करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बॉल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। अब गेम 1-1 से टाई हो चुका था और फील्ड पर टेंशन और भी बढ़ जाती है। टीम अपना ध्यान शांत रहने पर ज्यादा फोकस रखती है जब तक तात्सुमी की तरफ से कोई दूसरा प्लान नहीं आता। दूसरे हाफ में तात्सुमी एक डिफेंडर को मिडफील्ड में शिफ्ट करता है और एक 3-6-1 फॉर्मेशन अपना लेता है ताकि मिडफील्ड पर कंट्रोल बनाया जा सके। जब तक प्लेयर की आंखों में आग रहेगी तब तक जीतना भी मुमकिन रहेगा, ये तात्सुमी का विश्वास था। वो सोबाकी को बिना डरे खेलने के लिए इनकरेज करता है जिससे क्राउड भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर सके। मैच फिर शुरू होता है। बॉल ईटीयू के गोल फील्ड के आसपास ही घूम रही थी जो कि बहुत रिस्की था। किस्मत से बॉल इंटरसेप्ट हो जाती है और लेफ्ट विंग से एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। स्पीड और स्किल के साथ प्लेयर आगे बढ़ते हैं और एक शानदार डिफेंसिव प्ले क्रिएट करते हैं लेकिन स्कोर अब भी 1-1 ही था। टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सिर्फ 15 मिनट बचे थे जबकि तात्सुमी को टीम की विल पावर पर पूरा भरोसा था कि वो जीत सकते हैं। अपोनेंट्स भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और लगातार प्रेशर डाल रहे थे। इस दौरान प्रिंस थोड़ा थका हुआ लग रहा था और डिफेंस में कुछ खास कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा था। सोबाकी एक अटैक रोकने के लिए बीच में आता है और मुश्किल से बॉल क्लियर होती है और क्रॉस बार से टकरा कर बाहर चली जाती है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे और स्कोर अब भी टाई ही था जिस वजह से प्रेशर और भी इंटेंस हो जाता है। अपोजिंग टीम और भी अग्रेसिवली खेलना चालू कर देती है ताकि किसी तरह एक और गोल मिल सके। माचिडा एक और मूव करता है जिससे हिरोशी उसको ब्लॉक करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी डिफेंस ब्रेक हो जाता है और दूसरा गोल हो जाता है। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे और टीम बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड फील कर रही थी। तात्सुमी ये नोटिस करता है कि उन्होंने जीतने की उम्मीद छोड़ दी है जबकि अपोनेंट्स अपनी लीड का पूरा फायदा उठाकर गेम स्लो डाउन करते हैं ताकि टाइम वेस्ट हो सके। लेकिन मिरोकोशी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने टीममेट्स की मेहनत बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि किसी तरह मैच वापस बैलेंस हो सके। वो तुरंत सिचुएशन को अपने हाथ में लेता है और एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाता है। हमें टीम में ब्रीथ टेकिंग पासेस और केमिस्ट्री दिखती है जिसे देख फैंस भी एक्साइटेड हो जाते हैं। मिरोकोशी का प्ले से स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और पूरा ध्यान लगा कर शॉट मारता है और मैच के आखिरी पलों में स्कोर को बराबर कर देता है। ये गोल एक टर्निंग पॉइंट था। आगे तात्सुमी मिरोकोशी को कैप्टन का आर्म बैंड दे देता है और उसे कहता है कि वो अब टीम को लीड करे। बाद में क्लब को एक स्पेशल लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। तात्सुमी फाइनली काफी समझाने के बाद वहां पहुंचता है लेकिन टेंशन तुरंत बढ़ जाती है। इनवाइट में से एक मेंबर फ्यूआ था जो कि क्लब का एक्स कोच था, वही इंसान जो टीम को सेकंड डिवीजन तक गिराने के लिए जिम्मेदार था और अब वो नागोया का कोच बन चुका है। इसके बीच अटेंशन क्लब के ओनर नगाटा पर शिफ्ट हो जाता है। वो ओसाका के कोच को ग्रीट करता है और उसको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि वो एक टैलेंटेड कोच से बात कर रहा है। आगे हमेशा की तरह तात्सुमी अपना ह्यूमर और सीरियसनेस को परफेक्टली बैलेंस करके स्पीच देता है और बाकी कोचेस से कॉन्फिडेंटली कहता है कि उनके ऊपर अब हैवी प्रेशर होगा। वो एक बोल्ड स्टेटमेंट भी देता है कि हम नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे और जो भी अपने आप को प्रोफेशनल कह रहा है उसे हरा कर दिखाएंगे। तात्सुमी के शब्दों ने बाकी कोचेस को अलर्ट कर दिया था कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। मीटिंग के बाद एक फ्रेंच कोच तात्सुमी के पास आता है और बताता है कि दोनों ने इंग्लैंड में कोचिंग की है। वो तात्सुमी को फिश एंड चिप्स खाने के लिए इनवाइट करता है और दोनों लोग साथ में चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंचमैन शहर में खो जाता है और तात्सुमी जो हमेशा ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए जाना जाता है वो बस आराम से खाना खरीदता है और एक लोकल मैच देखने के लिए चला जाता है। वहां उसे वो फ्रेंचमैन दिख जाता है। तात्सुमी फ्रेंचमैन से पूछता है कि कौन जीतेगा। फ्रेंचमैन ब्लू टीम की तरफ इशारा करके बताता है कि स्कोर में पीछे होने के बावजूद भी उनकी डिटर्मिनेशन और टीम स्पिरिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद यूरी तात्सुमी को ढूंढ लेती है और देखती है कि उसके साथ जो आदमी है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि ब्लैंक
ब्लैंक है जो कि नेशनल टीम का कोच है। आगे ब्लू टीम मैच जीत लेती है। ब्लैंक तात्सुमी को उसकी टीम के लिए शुभकामनाएं देता है बिना ये जाने कि तात्सुमी असल में किसका कोच है। यूरी तात्सुमी की मस्ती का मजाक उड़ाती है पर तात्सुमी बस मुस्कुराता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नलिस्ट फुजिसावा डिसाइड करता है कि वो इस सीजन ETU को फॉलो करेगा। आगे जब टीम फील्ड पर आती है तो फैंस एक बड़ा सा नया बैनर दिखाते हैं जो तात्सुमी और प्लेयर्स के सपोर्ट में होता है। उनका अपोनेंट IoT टीम है। तात्सुमी उनके कोच से हाथ मिलाता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता दिख रही होती है। मैच शुरू होते ही दोनों टीम्स फुल एनर्जी के साथ खेलने लग जाती हैं। दोनों तरफ से पेनल्टी एरिया में अग्रेसिवली अटैक हो रहे होते हैं। दोनों टीमें सबसे पहले गोल मारकर दूसरी टीम का मोरल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बीच एक डेस्परेट क्लियरेंस अटेम्प्ट एक गलती में बदल जाता है। हिरोडा सोचता है कि बॉल बाहर जाएगी पर वो स्लिप होकर हिरोशी के पास पहुंचती है और गलती से एक गोल हो जाता है। ये बस शुरुआत थी और एक गोल के बाद और 3 गोल्स मिल जाते हैं। टोटल 4 गोल्स हो जाते हैं जिसके कारण डिफेंस बिखर जाता है और पूरी टीम संभाल नहीं पाती। एक छोटी सी गलती डर और हेजिटेशन में बदल जाती है और पूरा फॉर्मेशन बिगड़ जाता है। मैच बहुत ही बुरा खत्म होता है। फैंस और जर्नलिस्ट फुजिसावा दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तात्सुमी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं वो अब धोखा महसूस कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग पेशेंस रखने की बात भी कहते हैं लेकिन टीम के अंदर टेंशन बढ़ती जाती है। कुरोडा फ्रस्ट्रेशन में दूसरों को खासकर आकाशाकी को ब्लेम करने लगता है। तात्सुमी बस शांति से सब देख रहा था। फिर वो गोटो से हल्के से स्माइल करके पूछता है कि और कितने मैचेस हारने पड़ेंगे मुझे निकालने के लिए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसके दिमाग में कोई प्लान तो चल रहा है, कुछ बड़ा प्लान। आगे तीसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। तात्सुमी एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेता है। वो रिसेंट ट्रेनिंग इश्यूज का रीजन देते हुए कुरोडा और सूजी दोनों को बेंच पर बिठा देता है। आगे हमें एक ट्रेनिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तात्सुमी एक फुटबॉल टेनिस गेम ऑर्गेनाइज करता है जहां प्लेयर्स को पेयर्स बनाकर एक रिवॉर्ड के लिए कम्पीट करना होता है। कुरोडा इम्प्रेस नहीं होता और इसको टाइम वेस्ट बोलता है पर मिरोकोशी सबको गेम ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करता है। ज्यादातर प्लेयर्स पेयर बना लेते हैं पर कुरोडा और सूजी पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं और यही डिसीजन के कारण वो मैच नहीं खेल रहे हैं। वापस प्रेजेंट में आते हैं। फाइनली टीम इस सीजन का अपना पहला गोल स्कोर करती है पर बदकिस्मती से मैच फिर भी हार जाती है। ये उनकी तीसरी कंटिन्यूअस हार होती है जो फैंस और प्लेयर्स दोनों को ही ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। कुरोडा फ्रस्ट्रेशन में टीम छोड़ने का सोचता है जबकि सूजी हिरोशी से अपनी स्ट्रगलिंग फॉर्म पर एडवाइस मांगता है। हिरोशी कहता है कि तात्सुमी की कोचिंग मेथड्स सबको कंफ्यूज और सरप्राइज करती हैं। वो ये भी कहता है कि कुरोडा को चीजों को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर तब जब वो दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाता है। आगे तात्सुमी वही फुटबॉल टेनिस ट्रेनिंग दोबारा करने का डिसाइड करता है। ये सुनते ही कुरोडा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ट्रेनिंग में बिना पार्टिसिपेट किए चला जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ चुका था। वो टीम की सक्सेस को लेकर सीरियस था और हर बार मिल रही हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आगे सूजी हिरोशी से डिस्कस करने के बाद कुरोडा से बात करता है। सूजी उससे पूछता है कि तुमने क्या नोटिस किया जब हम दोनों नहीं खेले थे और जब हम दोनों साथ में खेले थे तब तुमने टीम में क्या चेंजेस देखे थे। ये सुनकर कुरोडा सोच पड़ जाता है। उसको लगता है कि जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो, जैसे दूसरे प्लेयर्स उससे आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ रहे हो। ये सोच उसके दिमाग में घूमती रहती है और वो फोर्थ मैच को एनालाइज करने के लिए देखने जाता है। मैच शुरू होता है और तुरंत क्लियर हो जाता है कि टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिफेंस लाइन है। करंट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एडवांस्ड है जिसकी वजह से हिरोशी पर प्रेशर बढ़ रहा है। मिडफील्ड ओवर क्राउडेड है जिससे अपोनेंट्स शॉर्ट और प्रिसाइज पासेस करके इजीली अटैक बना रहे हैं। ये स्ट्रेटजी और ज्यादा गैप्स को भी क्रिएट करती है जो डिफेंस के लिए डबल डेंजर बन जाता है। लुइजी सोवाकी को एक पास करता है पर सोवाकी डिफेंस तोड़ नहीं पाता और बॉल उससे ले ली जाती है जिस वजह से वो गिल्टी महसूस करता है और पहले गोल के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि टीम को अभी अपनी डिफेंसिव प्रॉब्लम फिक्स करनी थी। तात्सुमी का मानना था कि उनका असली दुश्मन अपोनेंट नहीं बल्कि उनके खुद के डाउट्स और मिस्टेक्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो सीजन उनके हाथ से निकल जाएगा। तात्सुमी इसकी बात कर ही रहा था और एक और डिफेंसिव एरर हो जाता है जो अपोजिशन टीम के लिए पेनल्टी का चांस बना देता है। हिरोशी गोल बचाने के लिए तैयार होता है। पहले वो सोवाकी का शॉट क्लियर कर देता है पर बॉल अभी भी प्ले में रहती है और आखिरकार
आखिरकार नेट तक पहुंच ही जाती है। इस सेट के बावजूद हिरोशी का एनर्जी लेवल गिरता नहीं है। वो अपने टीममेट्स को मोटिवेट करता है और प्रॉमिस करता है कि कुरोडा के वापस आने से टीम को रिबिल्ड करने का मौका मिलेगा। और ये मैच भी ETU हार जाती है। अब तक टीम सीजन के 4 मैचेस हार चुके होते हैं। तात्सुमी कहता है कि फुटबॉल स्ट्रॉन्ग डिफेंस से शुरू होता है और वो कुरोडा और सूजी को अगले मैच में टीम के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए भी कहता है। अगले सीन में 5वें मैच का सेकंड हाफ चल रहा था और प्रेशर पीक पर होता है। एक लॉन्ग बॉल गोल के लिए थ्रेट बन रही होती है, पर कुरोडा आगे बढ़ता है और सक्सेसफुली ब्लॉक कर देता है। उसका डिफेंसिव गेम विजुअली इंप्रूव हो चुका है, जो टीम की नई एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। मैच अभी तक टाई चल रहा था और अपोनेंट डेडलॉक तोड़ने का मौका ढूंढ रहे थे। तभी एक डेंजरस कॉर्नर किक गोल के बहुत करीब लैंड होती है, पर डिफेंस फिर से फ्रीज हो जाता है और वो क्लियर नहीं कर पाते। दुर्भाग्य से मैच फिर एक और लॉस पर खत्म होता है। ये अब सीजन की 5वीं हार है, लेकिन इस बार हार के बावजूद भी टीम में सुधार के साइंस दिख रहे थे। आगे 6वें मैच नगोया के अगेंस्ट था। गाटो बहुत ज्यादा प्रेशर में था, क्योंकि अगर मैच हारे तो उसके साथ तात्सुमी को भी निकाला जा सकता है, पर प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होती। फैंस बहुत गुस्से में थे और वो डिमांड कर रहे थे कि तात्सुमी तुरंत रिजाइन करे। जब गार्डो उनसे बात करने जाता है तो तात्सुमी बीच में आता है। वो सिचुएशन को शांत करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, पर असली चैलेंज अभी भी बाकी है। नगोया एक डेंजरस टीम है जिसमें एक पावरफुल अटैकिंग ट्रायो है। मिडफील्डर कार्लोस, फॉरवर्ड जीलर और स्ट्राइकर पेपे, ये तीनों ब्राजीलियन स्टार्स हैं जो उनके कोच के अंडर खेल रहे हैं। क्लब की मैनेजमेंट तात्सुमी पर भरोसा कर रही थी कि वो स्टफ अपोनेंट को हरा सकेंगे। इस टेंशन के बीच सुबाकी अब भी पहले मैचेस की गिल्ड से बाहर नहीं आ रहा था। वो ओवर थिंकिंग कर रहा था और उसकी नेगेटिविटी उसके गेम पर इफेक्ट डाल रही थी। एक प्लेयर उसको डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम टीम के लिए खेलना चाहते हो? सुबाकी हेजिटेट करता है, फिर एडमिट करता है कि मुझे पहले अपने ऊपर फोकस करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ वापस ढूंढनी होगी। वो इंसान उसको इनकरेज करके कहता है कि तुम यहाँ किसी से अलग नहीं हो, हर मैच अलग होता है, तो स्ट्रगल्स भी नॉर्मल है, बस अपने बेस्ट पर ध्यान दो। हमें बताया जाता है कि तात्सुमी पूरी रात नगोया के पास्ट मैचेस को एनालाइज करता है। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढता है जो उनके टैक्टिक्स को काउंटर कर सके। दूसरी तरफ युवा भी एक्साइटेड होता है। उसके लिए मैच एक मौका था तात्सुमी के साथ अपना पुराना हिसाब बराबर करने का। मैच के दिन तात्सुमी एक रिलैक्स्ड अप्रोच लेता है। प्लेयर्स स्टेडियम के बाहर फैंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ छोटी गेम्स भी खेलते हैं और किक ऑफ के कुछ मिनट्स पहले ही वो फील्ड पर जाते हैं। इस बार इवन प्रिंस के अंदर भी एक रिवेंज का जज्बा होता है। वो बस फ्यूआ को हराने के लिए रेडी है। मैच स्टार्ट होता है और तीनों ब्राजीलियन प्लेयर्स फुल फोकस के साथ डोमिनेट करने को तैयार होते हैं। उनकी क्विक पासिंग और शार्प मूवमेंट से वो डिफेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। पेपे एक क्लेवर पास रिसीव करता है और आगे निकल जाता है, पर ऑफ साइड विसल बच जाती है और प्ले रुक जाता है। नगोया की अटैकिंग लाइन बहुत ही स्किल्ड है और टेक्निकली एडवांस होती है, जो मैच को और भी ज्यादा टफ बना देती है। ETU टीम का गोल ये था कि उनके फॉरवर्ड्स के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होने से रोका जाए। गेम के बीच बॉल अब प्रिंस के पास जाती है, जो एक तेज काउंटर अटैक लॉन्च करता है। वो जल्दी से पास करता है और बॉल सुबाकी तक पहुंच जाती है। सुबाकी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पर जैसे ही वो कुछ बड़ा करने वाला था, कार्लोस उसको फाउल कर देता है और मोमेंटम वापस नगोया टीम की तरफ चला जाता है। कार्लोस का मूव बहुत ही चतुराई से भरा हुआ था और वो पेपे को पास देने के बजाय लेफ्ट विंग पर बॉल भेज देता है, जो कि एक क्लियर गोल स्कोरिंग चांस क्रिएट करता है। पर लास्ट मूवमेंट पर कुरोडा स्टेप लेता है और इस सिचुएशन से ETU टीम को बचा लेता है। इटागाकी, जो नगोया का एक और डेंजरस प्लेयर है, कुरोडा के सॉलिड डिफेंस से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसको टॉन्ट करता है। दूसरी तरफ हिरोशी कॉर्नर किक के लिए तैयार खड़ा था, पर गोरू टेंशन में था कि कहीं लेफ्ट विंग साइड ओपनिंग क्रिएट ना कर दे। इटागाकी की स्पीड एक रियल डेंजर होती है और पेपे के टीममेट्स लगातार उसके लिए चांस ढूंढने की कोशिश करते हैं। नगोया इटागाकी के स्पीड को टारगेट करके एक और ओपनिंग अटेम्प्ट करते हैं, पर कुरोडा फिर से एक दीवार की तरह खड़ा रहता है और उनका प्रोग्रेस रोक देता है। कुरोडा फुल फॉर्म में है आज। इटागाकी हर पॉसिबल मूव ट्राई करता है, पर कुरोडा पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हर अटैक को ब्लॉक करता है। कॉर्नर किक के साथ गेम दोबारा रिज्यूम होता है और हिरोशी एक बीस्ट की तरह उछलता है और बॉल को पकड़ लेता है। नगोया का अटैक एक बार फिर रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ कुरोडा सिर्फ डिफेंस पर फोकस रख रहा था, वो बिल्कुल भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। इटागाकी को ये देखकर हंसी आती है। वो कुरोडा के सिंपल और क्लमजी स्टाइल का मजाक उड़ाता है, पर कुरोडा इसको बहुत ही हल्के में लेता है। वो सॉलिड डिफेंस मेंटेन करता रहता है, फिर चाहे प्रेशर कितना भी हो या
फिर चोट लगने का रिस्क हो। इस बीच फियुआ एक चांस देखता है और इटागाकी से बात करता है। वो उसको सजेस्ट करता है कि वो लेफ्ट विंग पर शिफ्ट हो जाए, चाहे उसके लिए नया पोजीशन हो। वो कहता है कि अगर तू सिर्फ एक पोजीशन मास्टर करेगा तो तू कभी भी बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा। फियुआ कहता है कि उसका मानना है कि सक्सेस तभी आती है जब नए स्टाइल्स और फॉरेन प्लेयर्स के साथ एडजस्ट किया जा सके। अब वापस से मैच पर लौटते हैं। इटागाकी वापस फील्ड पर आता है। इसी दौरान जेल्वर्टो एक ओपनिंग स्पोर्ट करता है और इटागाकी का यूज करके स्मूथली अटैक बिल्ड करता है। वो मिरोकोशी को इजीली बीट कर देता है और फिर एक पेपे के लिए सटीक पास लिफ्ट करता है, पर बॉल जेल्वर्टो से सोबाकी के बैक से लगकर आउट हो जाती है। ये भी ईटीयू के लिए बड़ी सेव थी, खासकर क्योंकि तात्सुमी ने पहले से ही प्लेयर्स को बोला था कि फील्ड के एंड तक पुश करना है, क्योंकि पेपे हमेशा अटैक के लिए रेडी रहता है। सोबाकी अपनी मूव परफेक्टली टाइम करता है और कॉर्नर किक डिफेंड करने के लिए रेडी होता है। पहले हाफ के सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं और स्कोर अभी भी 0-0 था। ईटीयू अपनी इंस्ट्रक्शन पर परफेक्टली खेल रही होती है। वो पेशेंस के साथ अपना नेक्स्ट प्ले सेटअप कर रहे होते हैं। उनका फोकस क्लियर था, पहले नागोया के अटैक्स रोको, फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करो। पर नागोया भी हार मानने वालों में से नहीं थे। जेल्वर्टो दोबारा एक डेंजरस शॉट लेता है, पर सोबाकी उसको फिर से ब्लॉक कर देता है। वो अपनी टीम का पूरा डिफेंसिव वेट अपने कंधों पर उठा रहा था। पहले हाफ के खत्म होने तक दोनों टीम्स एक दूसरे के लिए टफ चैलेंजेस क्रिएट कर चुकी होती हैं। नागोया अपने यूजुअल अग्रेसिव स्टाइल में खेलेगा, जबकि ईटीयू अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस रहेगा। दूसरे हाफ एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है और तात्सुमी एक गैप स्पॉट करता है जो काउंटर अटैक का परफेक्ट चांस बना सकता है। इटागाकी की नई पोजीशन से अपोजिशन के अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो रही होती हैं, जिसमें ईटीयू प्रेशर बिल्ड कर सकती है। तात्सुमी का प्लान काम करता है। सोबाकी जो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अपनी गेम से अपोजिशन के अंदर फियर और टेंशन इंजेक्ट कर देता है। ब्राजीलियन ट्रायो को पहली बार प्रेशर महसूस होता है। कार्लोस फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो बॉल पेपे तक नहीं पहुंचा पा रहा था। नागोया के अटैक्स में अब कम तालमेल दिखाई देने लगता है। उनके पासेस फेल हो रहे होते हैं, बॉल बार बार उनके कंट्रोल से निकल रही होती है। कार्लोस फाइनली डिसाइड करता है कि वो और अग्रेसिवली खेलेगा। ईटीयू के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज कार्लोस को रोकना था और पेपे की स्पीड और शार्प फिनिशिंग का सामना करना था। साथ ही मैच जेल्वर्टो पर भी नजर रखनी थी, जो डिफेंस और अटैक के बीच एक डेंजरस लिंक बना सकता है। सिर्फ 25 मिनट बचे थे और स्कोर अब भी लेवल नहीं हुआ था। कार्लोस एक और अटैक सेटअप करता है, पर इस बार शॉट लेने के बजाय वो बॉल राइट साइड पर पास कर देता है, ये जानते हुए कि तात्सुमी मूव्स को एंटिसिपेट करने में एक्सपर्ट है। तात्सुमी समझ जाता है और सोबाकी को पास इंटरसेप्ट करने के लिए कहता है, जो वो परफेक्टली करता भी है। बॉल अब प्रिंस लुइजी के पास होती है, जो तेज रफ्तार से गोल की तरफ बढ़ने लगता है। साथ में सिएरा और अकासाकी भी होते हैं। लुइजी डिफेंडर्स को काट कर पास करता है और अकाशी शॉट लेता है, जिसे गोलकीपर सेव कर लेता है। मगर खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक क्विक क्लियरेंस से एक और मौका बन जाता है। लुइजी बिना किसी देरी के एक जबरदस्त शॉट लेता है, जो पूरे मैदान को हिला देता है। आखिरकार इतने इंतजार के बाद स्कोर का ताला टूट ही जाता है और ये एक परफेक्ट प्लान दर्शाता है जो तात्सुमी ने एग्जीक्यूट किया था, एक असली जायंट स्लेयर की तरह। दूसरी तरफ इटागाकी बहुत गुस्से में था। उसको समझ नहीं आता कि कार्लोस ने उसको पास क्यों नहीं दिया, जबकि वो खुला खड़ा हुआ था। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे और ब्राजीलियन प्लेयर्स किसी भी हालत में स्कोर करना चाहते थे। कार्लोस बॉल इटागाकी को देता है और वो पूरे जोर लगाकर शॉट मारता है। इस बार बॉल रिबाउंड होकर उसके पास वापस आती है और इस बार उसका शॉट गोल बन सकता था अगर डोसी ने कमाल का सेव नहीं किया होता। फियुआ परेशान दिख रहा था क्योंकि वो जानता है कि हारना ऑप्शन नहीं है। एक और कॉर्नर किक मिलती है जिसे सोबाकी कमाल की स्किल के साथ क्लियर कर देता है। अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इटागाकी और मिरोकोशी दोनों अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे होते हैं। एक और काउंटर अटैक शुरू होता है। मिरोकोशी बॉल को सोबाकी के पास भेजता है। अचानक से सोबाकी को हर चीज महसूस होने लगती है, बॉल, फील्ड और स्टेडियम में गूंजते फैंस की आवाज भी। दूसरी तरफ कार्लोस खुद आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो सोबाकी को ड्रिबल से पीछे छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करता है। हर डेस्परेट अटेम्प्ट के बावजूद सोबाकी एक जबरदस्त गोल स्कोर कर देता है, लेकिन लुइजी भी किसी से कम नहीं था। वो नागोया के प्लेयर से बॉल छीनकर एक और मौका बनाता है। सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं और मैदान में तनाव चरम पर था। पेपे एक शॉट ब्लॉक करता है, लेकिन बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। फिर रेफरी सीटी बजाता है और मैच खत्म हो जाता है। और इसी के साथ
ईटीयू अपने सीजन की पहली जीत दर्ज करती है। फियुआ जो कि पुराना ईटीयू का कोच था हार मान लेता है, लेकिन दोबारा मैच का वादा करता है, पर अंदर ही अंदर उसके दिल के कोने में उसको पता था कि अगली बार वो फिर से हारेगा। ब्राजीलियन प्लेयर ईटीयू की जीत की खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने गेम को बहुत एंजॉय किया था। सुबाकी जो ब्राजीलियन लैंग्वेज नहीं समझता, उसको महसूस होता है कि जीत का असर कितना गहरा होता है। सुबाकी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है और कोच और डायरेक्टर आपस में बातचीत जारी रखते हैं। फिलहाल फैसले अधूरे हैं। इस धमाकेदार मैच के बाद क्लब और ज्यादा मशहूर हो जाता है। अब ट्रेनिंग देखने के लिए और भी ज्यादा फैंस आने लगते हैं। कल एक और गेम है, इसीलिए प्लेयर्स नए स्ट्रेटजी के साथ खतरनाक मेहनत करते हैं और करें भी क्यों ना, यूरी को रेस्ट दिया गया है क्योंकि ओवरलोड की वजह से बेचारी बेहोश हो गई थी। अब अगला मैच जैसे ही आगे बढ़ता है, प्रिंस लुइजी एक पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार हो जाता है। स्कोर 2-1 से आगे था। ईटीयू टीम आगे चल रही थी। वो आराम से आगे बढ़ता है और एक जोरदार शॉट मारता है और गोल। इसके साथ ही प्रिंस लुइजी ने अपनी टीम के लिए तीसरा गोल भी कर दिया। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और तात्सुमी सेरा को फील्ड से हटाने का फैसला करता है। सेरा इस बात से नाराज था, इसीलिए वो एक पास लेकर तुरंत गोल करने की कोशिश करता है, पर एंड मोमेंट पर मिस हो जाता है। एज अ टीम स्ट्राइकर सेरा को पता था कि उसे गोल करना जरूरी है। आगे एक तेजी भरा अटैक होता है जिसमें कैकावा बॉल स्काई की तरफ भेज देता है, लेकिन ईटीयू का डिफेंस खतरनाक था और प्रिंस लुइजी बेहतरीन पोजीशनिंग करते हुए बॉल रिसीव करता है और एक तेजी से शॉट मारता है। शॉट बहुत ही करीब था, लेकिन गोल होने से थोड़ा चूक जाता है और फिर रेफरी सीटी बजाकर मैच को समाप्त करता है। इसी के साथ ईटीयू टीम अपनी दूसरी जीत हासिल करती है। अगले दिन तात्सुमी रात भर जागकर आने वाले मुकाबले की तैयारी करता है। एक टीम जो मजबूत डिफेंस के लिए मशहूर थी गिर चुकी थी। तात्सुमी एक अजीब आदमी को फील्ड पर देखता है। तात्सुमी तुरंत उसे पहचान लेता है। वो नात्सुकी था। नात्सुकी लंबी छुट्टी के बाद वापस ट्रेनिंग पर आया था। एक गहरी चोट की वजह से वो सिर्फ आधा सीजन ही खेल पाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने टीम के ज्यादातर गोल्स अपने नाम किए थे। उसकी वापसी टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी और तात्सुमी जानता था कि ये एक नया जोश लेकर आएगा। नात्सुकी एक शानदार स्ट्राइकर था, मगर घुटने की चोट ने उसकी लीग के टॉप स्कोरर बनने की उम्मीदों को छीन लिया था। फिर भी वो टीम के लिए एक बहुत ही जरूरी खिलाड़ी था। तभी तात्सुमी को फर्नांडो भी याद आता है, जो कि एक पुराना अर्जेंटीना खिलाड़ी था जो क्लब के लिए एक बड़ी निराशा साबित हुआ था। फर्नांडो पर क्लब ने खूब सारा पैसा खर्च किया था, लेकिन उसने उतना योगदान नहीं दिया। दूसरी तरफ नात्सुकी एक असलियत में गेम चेंजर खिलाड़ी है। जब नात्सुकी फील्ड पर वापस आता है तो वो देखता है कि तात्सुमी उसके प्रति कुछ हल्का बर्ताव कर रहा है। ये बात सेरा को बेचैन करती है, क्योंकि अब जब नात्सुकी वापस आ चुका है तो क्या सेरा अपनी जगह बना पाएगा? क्या वो अब भी टीम का मेन स्ट्राइकर रहेगा? क्योंकि लास्ट मैच में उसको बेंच पर बैठा दिया गया था। ये सारी बातें सेरा सोच रहा होता है। सेरा अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। मिरोकोशी बताता है कि नात्सुकी चोट के दौरान भी क्लब से टच में था और ट्रेनिंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। अब नात्सुकी तुरंत अपना टैलेंट दिखाने के लिए उत्सुक रहता है। वो एक पास मांगता है और बॉल मिलते ही एक रिस्की पर शानदार शॉट मारता है, लेकिन बदकिस्मती से तात्सुमी उस शॉट को नहीं देखता, जिसको देख सेरा भी हैरान रह जाता है। अगले मैच में सेरा की थकान साफ दिख रही थी। जब भी वो बॉल लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी फोकस बिगड़ जाती है और वो ऑफ साइड लाइन का ध्यान भी नहीं रखता। उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे थे। वहीं दूसरी टीम का डिफेंस इतना मजबूत था कि उनके प्लेयर्स भी बॉल चुनने में परेशान हो रहे थे। अपोजिंग कोच ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि ईटीयू के हमलों को पूरा रोका जाए, लेकिन नात्सुकी की मौजूदगी उनको परेशान कर रही थी। आज यंग प्लेयर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक लग रहा था। सुबाकी बहुत ज्यादा पासेस मिस कर रहा है क्योंकि टीम ने उस पर बहुत एक्सपेक्टेशन रख ली है। नात्सुकी अपनी ही दुनिया में है और कब खेलेगा पता नहीं। कोच उसको बैठाकर बोलते हैं कि आज वो नहीं खेलेगा, बस अपोजिंग कोच पर प्रेशर डालने के लिए वो वहां पर है। लेकिन कोच प्रॉमिस करता है कि जब सही वक्त आएगा तब नात्सुकी को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका दिया जाएगा। किकावा लेफ्ट साइड से डिफेंस तोड़ने और पास देने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल ब्लॉक हो जाती है और ईटीयू को कॉर्नर किक मिलता है, जिससे प्रिंस एक हाई बॉल पास करता है, जिसको मिरोकोशी पकड़ता है और गोल करके स्कोर इक्वल कर देता है। टाइम कम हो रहा था और सेरा बार बार फेल्ड मूव्स कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका टाइम खत्म होने वाला है और उसे लगने लगता है कि कहीं उसे रिप्लेस ना कर दिया जाए। उसने 8 मैचेस खेले हैं और सिर्फ अब तक एक ही गोल किया है। आगे टीम अपनी एक और जीत हासिल करती है, लेकिन सुबाकी
सुबाकी को रिव्यू के लिए बुलाया जाता है और सेरा फिर से अपने आप को ब्लेम करने लगता है। तभी नात्सुकी आता है और उसके थॉट्स तोड़ते हुए कहता है कि इस इंसिडेंट का उसके ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस पर असर पड़ रहा है। आगे नया मैच आता है और नेक्स्ट गेम के लाइनअप का टाइम आ जाता है। सेरा स्ट्राइकर के रूप में खेलता रहेगा पर नेक्स्ट अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये टफ होगा। बहुत अच्छी बात तो यह है कि हिरोशी अच्छे बॉल गार्ड कर रहा है। आगे मैच स्टार्ट होता है और इस मैच में ETU स्ट्रगल कर रही थी पर लुइजी फोकस दिख रहा था। अपोनेंट डिफेंस को कंफ्यूज करने लगता है। सेरा बॉल लेने के लिए तेज दौड़ता है लेकिन बस थोड़ा सा रह जाता है। फैंस उसे चीयर करते हैं और वो फिर से ट्राई करता है। उसके पास क्लियर चांस होता है गोल करने का, वो सिर्फ 2 कदम दूर है पर तभी वो इंजर्ड हो जाता है। चेकअप के बाद पता चलता है कि उसको जॉइंट स्प्रेन है और उसे 1 हफ्ते का रेस्ट लेना पड़ेगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं थी लेकिन उसके मन में कल के ड्रॉ मैचेस को लेकर बहुत गुस्सा था। वो बाहर बैठकर चिप्स पैकेट को खोलता है। तभी नात्सुकी पीछे से आकर उसको देखने लग जाता है और तभी सुबाकी भी आता है और सेरा को जंक फूड खाने के लिए डांटने लग जाता है पर साथ ही में ये भी कहता है कि अगर वो सेरा की जगह होता तो शायद वो भी ऐसे रिलैक्स करने की कोशिश करता क्योंकि सेरा एक स्ट्राइकर है और नात्सुकी से हारने का ये मतलब नहीं है कि वो वीक है। बॉल हमेशा उस प्लेयर को ढूंढ लेती है जो कभी गिव अप नहीं करता। आज के मैच में सेरा नहीं खेल रहा है और मैच 0-0 ड्रॉ पर खत्म होता है। अपोनेंट टीम की कम्युनिकेशन स्ट्रांग थी, इस वजह से अटैक करना मुश्किल हो गया था। कुछ टाइम बाद कोच डिसाइड करते हैं कि नात्सुकी को फील्ड पर भेजना चाहिए। फैंस उसको देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। नात्सुकी बिना किसी स्पेसिफिक रूल के बस मैदान पर मस्ती करता है। मैच तेज होने लगता है, क्विक पासेस होने लगते हैं और अटैकिंग टीम अपोनेंट साइड तक पहुंच जाती है और एक गोल हो जाता है। आगे एक और तेज मूव होता है जो सीधा नात्सुकी तक पहुंच जाता है। प्रेशर होने के बावजूद नात्सुकी ओपनिंग क्रिएट करता है और कमबैक गोल मार देता है। यही उसका यूजुअल गेम स्टाइल है। सुबाकी और सेरा भी हार मानने वाले नहीं थे। टॉप स्कोरर टाइटल का बैटल अब और इंटेंस हो चुका था। बस तभी रेफरी विसल बजा देता है और मैच ड्रॉ पर खत्म होता है। ETU पहले अक्सर ऐसे अपोनेंट से हार जाती लेकिन शायद इस बार एक नया साइन था। टीम अपना रिदम ढूंढ रही है। नेक्स्ट मैच निगाटे के अगेंस्ट है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। ईडो एक गोल से पीछे होता है और ऐसे कंडीशन में खेलना अजीब था। सबसे अजीब बात यह होती है कि प्रिंस वहां नहीं है। टीम काउंटर बैक करने की कोशिश करती है लेकिन बॉल आकासाकी तक पहुंच जाती है। आकासाकी अपोनेंट को रोकने का ट्राई करता है पर स्लिप हो जाता है और येलो कार्ड मिल जाता है। फर्स्ट हाफ एंड होता है और जैसे ही सब लॉकर रूम में जाते हैं आकासाकी अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है। वो पॉइंट आउट करता है कि उनकी टीम टूटी हुई लग रही है और पहले के मैचेस में ड्रॉ से खुश है। कुरोडा आगे बढ़ता है और आर्ग्यूमेंट को रोकता है और सबको सिचुएशन हैंडल करने की याद दिलाता है। रूम में बचकाना हरकतें और गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। तात्सुमी चुपचाप सब देखता रहता है। वो सोच रहा था कि जब टीम डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब होता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर एक टफ मैच के बाद वो खुद से सेटिस्फाइड होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बस बड़ी हार से बच गए हैं। टीम में यूनिटी की कमी क्लियर दिख रही है और तात्सुमी मानता है कि अगर प्लेयर्स एक दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स को समझना शुरू करें तो पूरी टीम एक इंसान की तरह काम कर सकती है। ब्रेक के बाद टीम फील्ड पर वापस आती है पर मैच हार जाती है। ओसाका कोच इस लॉस से नाराज होता है क्योंकि उसे लगा था कि तात्सुमी टीम को वापस ट्रैक पर लाएगा लेकिन सोनोडा इंटरप्ट करता है और कहता है कि हारने के बावजूद टीम का कम्युनिकेशन और सेकंड हाफ में इम्प्रूवमेंट इम्प्रेसिव रहा। तात्सुमी सही होता है और अपने नेक्स्ट मैच के लिए वो ओसाका टीम की तरह टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग पर फोकस करता है। मैच फुटेज में मैच वन साइडेड दिखता है जिसमें 4 स्ट्राइकर्स वाली अटैकिंग लाइन 8-0 का स्कोर बनाती है। तात्सुमी एक काउंटर स्ट्रेटजी प्रिपेयर करता है। जब वो प्लान प्लेयर्स के साथ शेयर करता है तो उसकी सिंप्लिसिटी देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसका प्लान होता है कि 4 स्ट्राइकर्स को 4 डिफेंडर से मैच करना है। अगर ये काम करता है तो मैच एक्साइटिंग होगा जिससे क्राउड भी पंप हो जाएगी और उनको जीतने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आगे मैच शुरू होने वाला होता है और ओसाका टीम पहले पहुंच जाती है। दोनों स्ट्राइकर्स कातियामा के साथ डिफेंडर हाचे होता है और इंटरनेशनल प्लेयर शिमुरा, हारागा, इमाई, कम्यूरो, डच प्ले मेकर हावर्ड और नया स्ट्राइकर कुबोटो भी होता है। मैच में सबसे बड़ा सरप्राइज होता है कोच ब्लांक। दूसरी तरफ ETU के प्लेयर पूरा डिटर्मिनेशन लेकर आते हैं। अपोनेंट को कड़ी टक्कर देने का प्लान बनाते हैं। वो अपना स्टाइल एडजस्ट करने का भी सोचते हैं जिससे वो अपोनेंट के टैक्टिक्स को काउंटर कर सके लेकिन उनकी टीम अपनी
अपनी अटैकिंग स्टाइल पर टिकी रहती है। जैसे ही लाइनअप अनाउंस होते हैं, क्राउड जोर से चीयर करती है। ईटीयू का डिफेंस अनचेंज रहता है, लेकिन नात्सुकी को सेरा के साथ सेकंड स्ट्राइकर के रूप में ऐड किया जाता है, जो शायद उनकी रिसेंट सीक्रेट ट्रेनिंग का नतीजा है। दोनों टीम्स बॉम्ब अप कंप्लीट करती हैं, फिर सभी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। गेम शुरू होता है और ओसाका तुरंत अटैक करना चालू कर देती है। प्लेयर्स ओसाका की फॉर्मेशन देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उनकी पोजीशन यूजुअल 4 डिफेंडर्स की जगह डिफरेंट होती है। सूजी कुबोटा पर नजर रखता है, जबकि कुरोडा हावर्ड पर। आगे शिमुरा बॉल हावर्ड को पास करता है और वो बॉल काटेयामा को राइट साइड पे भेजता है। क्योकावा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल वापस किबोटो को पास करना प्रेफर करता है। सूजी एक लॉन्ग पास इंटरसेप्ट करने में फेल हो जाता है, जिससे एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। साकाको के पास स्कोर करने का चांस होता है, पर वो मिस कर देता है। तात्सुमी शांति से सिचुएशन कंट्रोल करता है। बॉल गिनो के पास आती है, जिसको सुबाकी रिसीव नहीं कर पाता। शिमुरा उससे बॉल चुरा कर हिट करता है। मैच काफी इंटेंस हो जाता है। पहले कुछ मिनट्स के बाद ओसाका टीम का कोच अब प्रेशर बढ़ाने का फैसला करता है और एक फुल अटैक का ऑर्डर देता है, और फिर एक कनेक्टेड बॉल मिडफील्ड से पेनल्टी एरिया की तरफ भेजी जाती है और शिमुरा बॉल तक पहुंच जाता है। उसका अटेम्प्ट ब्लॉक हो जाता है और बॉल आउट ऑफ प्ले चली जाती है। कुबोटा बॉल रिट्रीव करता है और पास करता है, जिसको सुबाकी ब्लॉक कर देता है। प्रिंस एक लॉन्ग शॉट लॉन्च करता है, जिसे कियाकाबा ब्लॉक कर देता है। मैच अब भी इंटेंस है। दोनों टीम स्कोर करने के लिए स्ट्रगल करती हैं। जब बॉल क्लियरेंस करने की बारी आती है तो ईटीयू का डिफेंस कम फोकस दिखाई दे रहा होता है। अचानक काटेयामा अपनी पोजीशन डायरेक्टली कियाकाबा के सामने कर लेता है, जिससे ईटीयू के खिलाफ एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। वो बॉल को परफेक्ट एंगल में क्रॉस करता है और गैप में बहुत हाई भेजता है, जिससे हेडर मारा जा सके, और बॉल अनस्टॉपेबल एंगल के साथ गोल पोस्ट में चली जाती है और ओसाका टीम 17th मिनट में पहला गोल सिक्योर करती है। आकासाकी बॉल को पूरी तरह क्लियर नहीं करना चाहता था, लेकिन अटैक स्लो डाउन करना हेल्पफुल रहेगा। पहली बार प्रिंस अपनी टीम को मोटिवेट करता है। अब सबका ध्यान तात्सुमी पर चला जाता है। सब सोच रहे होते हैं कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, और नात्सुकी को फील्ड पर उतार दिया जाता है। बॉल सुबाकी के पास जाती है, पर डिफेंस उसे रोक लेता है। आगे गिनो कॉन्फिडेंस के साथ पास देने की कोशिश करता है, लेकिन हावर्ड से बचा के पास करना चैलेंजिंग है। हावर्ड फॉरवर्ड पुश करता है, लेकिन बॉल कुबोटा कट कर लेता है। कुबोटा के सामने क्लियर पाथ होता है और वो एक हाई पास एग्जीक्यूट करता है। काटेयामा साइलेंटली कुरोडा के पीछे से आगे बढ़ता है और प्रिसाइजेशन के साथ बॉल स्टील करने की कोशिश करता है। ईटीयू के डिफेंस के पास इनिशिएटिव नहीं होता। वो एक ट्रिकी पोजीशन में आ जाते हैं। हिरोशी, जो हमेशा अलर्ट रहता है, वो ईटीयू का गोल होने से बचा लेता है। अब सब कुछ सूजी पर डिपेंड करता है कि वो कुबोटा की मूव्स को कैसे काउंटर करे। कुबोटा का काम बॉल को टीममेट्स तक पहुंचाना है, जो प्ले सेटअप करता है और फिर लेफ्ट साइड पर पास करता है। सूजी कुबोटा को मिस जज करता है। उसे यह नहीं समझ आता कि कुबोटा सिर्फ एक प्ले मेकर नहीं है, बल्कि एक की प्लेयर है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसे ही पहला हाफ एंड होने के करीब होता है, प्रिंस एक क्रूशियल मूव करता है और बॉल सुबाकी के पास भेजता है। ये फाइनल 10 मिनट के लिए एक इम्पोर्टेंट प्ले होता है, लेकिन फर्स्ट हाफ ओसाका टीम के फेवर में खत्म होता है और स्कोर 2-0 पर खत्म होता है। जैसे ही ब्रेक होती है, कुरोडा सूजी के पास जाता है और क्रिटिसाइज करता है कि वो कुबोटा को रोक नहीं पाया, क्योंकि कुबोटा को हैंडल करना उसका काम था। सूजी कहता है कि अपना डिफेंस टूट रहा है, जिस पर हिरोशी भी एग्री करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उनका डिफेंसिव लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी तरफ ओसाका नोटिस करता है कि रायू अटैक में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि प्रिंस उसके सामने है। अब ये क्लियर होता है कि वो हार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाफ टाइम खत्म होने के करीब होता है, तभी तात्सुमी आ जाता है और देखता है कि कुरोडा अपसेट लग रहा है, क्योंकि डिफेंसिव स्ट्रेटजी फेल हो रही है, जिसकी वजह से फालतू का एक गोल मिल गया था। लेकिन तात्सुमी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। वो इवन मजाक में पूछता है कि क्या सब मैच को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि एक हिंट है कि अगर कमबैक होता है तो ये एक मेमोरेबल गेम बन सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें सिर्फ एक गोल चाहिए, 2 नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर टिका रहना है और आगे पुश करना है। जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, दोनों टीम से अपनी फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं करती। बॉल में ज्यादा हलचल नहीं होती जब तक आकासाकी एक अटैक नहीं करता, जो हावर के पास से जल्दी से निकल जाता है। कुरोडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाउल हो जाता है। वो कॉम्पिटिटिव रहता है और एक कोऑर्डिनेटेड फुल अटैक में इन्वॉल्व हो जाता है। आकासाकी पुश करता है और बॉल कुबोटा के तरफ जाती है, जहां सूजी एंटर करता है और उसे देखता है कि ये आसान नहीं होने वाला। सूजी एक स्ट्रॉन्ग पास प्रिंस को देता है और अब नात्सुकी के चमकने की बारी होती है, लेकिन आकासाकी ओवरथिंक करता है और डिसाइसिव मूव नहीं ले पाता। ओसाका टीम फ्रस्ट्रेशन फील करने लगती है, क्योंकि उनकी डिफेंस फेल हो रही है, जो कुबोटा को आगे बढ़ने
बढ़ने का मौका देती है। लेकिन असली दिक्कत तो नात्सुकी का परफॉर्मेंस है। तात्सुमी जो पहले नात्सुमी से कह चुका था कि उसमें स्ट्राइकर बनने की डिटरमिनेशन नहीं है, अब वो उसमें ग्रोथ देखने की उम्मीद रख रहा है। लेकिन नात्सुकी का इश्यू हमेशा से उसका पासिंग स्ट्रगल करना है। वो इस बैलेंस में अटक जाता है कि उसे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर टीम के लिए खेलना चाहिए। प्रेशर बढ़ता है और तात्सुमी रिजर्व प्लेयर्स को बॉम्ब अप के लिए भेजने का ऑर्डर देता है क्योंकि नात्सुकी का रिदम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तात्सुमी के दिमाग में यह होता है कि नात्सुमी को समझना पड़ेगा कि टीम के साथ खेलना जरूरी है। अगर स्ट्राइकर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो पूरी टीम के लिए गेम खराब हो सकता है। लेकिन नात्सुकी बार बार बॉल सिर्फ खुद के लिए मांगता है। 10 मिनट निकल जाते हैं। कुबोटा बॉल हाची को पास करता है और रायू काउंटर अटैक शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और बॉल वापस कुबोटा के पास चली जाती है। लेकिन सूजी टाइम पर लौटता है और एक डिसाइसिव मूव के साथ बॉल स्टॉप कर लेता है। मिरोकोशी अपनी स्पीड दिखाता है और रिवेंज लेने के मूड में होता है। कुबोटा को अब फील होता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी प्लेयर है क्योंकि ईटीयू के डिफेंडर्स उसे इजीली ब्लॉक कर लेते हैं। वो इतना फास्ट नहीं होता कि पेस मेंटेन कर सके और अटैक लेफ्ट विंग से कंटिन्यू होता है। नात्सुकी अपनी हर एक मूव को रिव्यू करता है जो उसने किया है और जो वो करने वाला है। आकासाकी अपनी टीम को इनकरेज करता है और सेरा अपना मन बना लेता है शॉट लेने के लिए। नात्सुकी डिटरमिन था, लेकिन सेरा का अटेम्प्ट क्रॉस वार से टकरा जाता है, पर गेम अब भी खत्म नहीं होता। नात्सुकी एक अनएक्सपेक्टेड गोल से इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, लेकिन ये बस एक गोल नहीं था, ये एक जवाब था। लुइजी जो कुछ एरोगेंट कहने वाला था उसे आकासाकी इंटरप्ट करता है और नात्सुकी की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है। अब 20 मिनट और बचे थे ईटीयू के लिए। ओसाका टीम काबुटो को फील्ड से बुला लेती है और यही तात्सुमी का प्लान था कि जितना काबुटो को थका सको उतना थकाओ और प्रेशर डालो। अब शिमुरा ईटीयू के लिए नया खतरा बन जाता है। वो कम प्लेयर्स के साथ अटैक प्लान करता है ताकि बॉल वापस आए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। एक रिस्की पास बीच में से आता है और हावर्ड जंप मारकर अटेम्प्ट करता है। ईटीयू टीम मुश्किल से रिएक्ट करती है और बॉल धीरे धीरे गोल की तरफ रोल होने लगती है। लास्ट मोमेंट पर ईटीयू टीम उसे क्लियर कर देती है जो हावर्ड के फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाता है और उसे येलो कार्ड मिल जाता है। ओसाका के प्लेयर्स थकान महसूस करने लगते हैं, लेकिन प्रिंस उन्हें फुल फोर्स से दौड़ने पर मजबूर कर देता है। किकावा महसूस करता है कि प्रिंस वीक होने का एक्टिंग कर रहा है ताकि उन लोगों को पागल बनाया जा सके। ओसाका टीम को रियलाइज हो जाता है कि ईटीयू के गोल ने उनकी टीम को तोड़ दिया है, जिससे उनका डिफेंस कमजोर हो रहा है। पूरी ईटीयू टीम ओसाका टीम को भगा भगा कर थका रही है। आकासाकी फील्ड पर स्ट्रगल कर रहा होता है, जबकि प्रिंस अपनी यूजुअल मूव्स परफॉर्म करता है और सुबाकी इनक्रेडिबल स्पीड के साथ एक मिसाइल की तरह चार्ज करता है। तभी ओसाका टीम एक बड़ी गलती कर देती है। एक प्लेयर सुबाकी की शर्ट पकड़ लेता है, जिससे ईटीयू को फ्री किक मिल जाती है और ये ओसाका के लिए एक डिजास्टर से कम नहीं होता। तभी ओसाका टीम एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेती है। वो हारागा और हावर्ड को बाहर निकाल देते हैं ताकि लीड बचा सके। ईटीयू टीम जो ओसाका के प्राइड पर प्रहार कर रही थी और ज्यादा प्रेशर डालती है। आकासाकी फ्री किक लेता है और गोलकीपर लुइजी के फेंट को देखकर एक अलग शॉट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जो आता है वो एक चतुराई भरा पास होता है और गोल हो जाता है। अब ईटीयू वापस गेम में आ जाती है। ये ओसाका के लिए एक बड़ी इंसल्ट होती है। वो स्कोर लेवल कर देते हैं। तात्सुमी अपने प्लान के मुताबिक आकासाकी और सूजी को सब्स्टिट्यूट कर देता है। दोनों टीम्स अपनी 3 सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेती हैं। इसका मतलब अब बाकी काम सेरा करेगा। सेरा थका हुआ था, लेकिन बॉल को पकड़कर गोल करने का सोचता है, जबकि उनके पास तीसरे गोल करने की कोई भी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। एक तेज काउंटर अटैक आता है। एरोडा विंग कवर करता है और मिरोकोशी फाइट करता है। आकासाकी जो प्रिंस के अटैक से पहले ही डर चुका है, एज पर होता है। नात्सुकी आगे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा कंट्रोल ले लेता है। सेरा की स्पीड और फोकस क्लियर है। मिरोकोशी बॉल कंट्रोल करता है और सुबाकी को पास करता है जो शॉट मारता है, लेकिन ब्लॉक हो जाता है। बट सेरा एक डेस्परेट हेडर दे देता है, जिससे तीसरा गोल हो जाता है। ये एक ब्रूटल गेम था और एक हिस्टोरिक कमबैक हो जाता है जो डल पर ओसाका के कोच की एरोगेंस तोड़ देता है। मैच एक अनबिलीवेबल टर्न अराउंड के साथ खत्म हुआ है। आगे अगला मैच होता है। सुबाकी एक ग्रेट पास आकासाकी को देता है और एक शार्पनेस के साथ नात्सुकी एक मैजिकल मूव कर देता है जो टीम का मोमेंटम बनाए रखता है। ईटीयू अपना एक और मैच जीत जाती है और अच्छी खबर ये होती है कि आकासाकी ईटीयू कैप्टन नेशनल टीम ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट हो जाता है। वो ईटीयू का पहला मेंबर है जो इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचा है। लेकिन अगले मैच में आकासाकी नहीं खेल पाता और अपोनेंट भी टफ है, पर ईटीयू की डिफेंस स्ट्रांग रहती है। उनका अपोनेंट कोच उनकी वीकनेस का फायदा उठाकर अटैक करता है, पर तात्सुमी जिसको ये लोग
हल्के में ले रहे थे वो रिजर्व लाइनअप यूज करता है जो एक गोल लेस ड्रॉ लाते हैं। मैच ड्रॉ होने के बावजूद भी आकासाकी नेशनल टीम में शाइन करता है और अपना टैलेंट दिखाता है। आगे तात्सुमी ऑफिशियली कुछ टाइम के लिए साइड में चला जाता है। उसके बावजूद भी अगले मैच में ईटीयू और याकोहामा के बीच टक्करदार मैच होता है जिसमें ईटीयू याकोहामा को बुरी तरह हरा देती है, बट प्रिंस लगभग इंजर्ड हो जाता है। तात्सुमी जो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है वो एक ट्रेनिंग सेशन की जगह एक करी पार्टी प्लान करता है। वो सबको एक साथ लाता है और फैंस भी सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं। ये एक रिमाइंडर होता है कि फुटबॉल सिर्फ प्लेयर्स का गेम नहीं बल्कि पूरे क्लब और सपोर्टर्स का गेम है। गोडू जो ये सब देख रहा होता है वो समझ जाता है कि उसका सपना सच हो सकता है कि एक वीक टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सकती है। ईटीयू ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया था और अब उनका क्लब एक जायंट क्लब ग्रेटनेस की तरफ बढ़ सकता है। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। इस एनीमे का नाम है जायंट किलिंग। तो दोस्तों आपको ये एनीमे और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें क्योंकि हम उस पर बहुत सारी अपडेट लाने वाले हैं, बिहाइंड द सीन्स भी और वीडियो के अपडेट्स भी। तो उसको भी फॉलो कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, हमें अच्छा लगेगा।